बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो नेट का टेस्ट है बेसिकली है क्या, या आप ये कहने कि जो नेट की ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, या नेट का टेस्ट जो देना क्यों ज़रूरी है, या नेट को अटैम्प्ट करने के लिए कौन से रूल्स को आपने फॉलो करना है, या कौन सा सिलेबस जिसको आपने फॉलो करके आपने नेट के जो टेस्ट की तैयारी करनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं खासकर CSS या PMS को लेकर, या जॉब रेलेवेंट या एंट्री टेस्ट रेलेवेंट, तो वो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें, ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि जो नेट का टेस्ट है ये क्यों ज़रूरी है, या ये क्यों जो है लिया जाता है। तो सबसे पहले बात यह है कि नेट का जो टेस्ट है ये वो कैंडिडेट अटैम्प्ट करते हैं जिनका ई कैट क्लैरिफाई नहीं होता, या जिनकी आफ्टर FSC को एक आधी सप्ली आ जाती है। तो इस सेंस में वो ई कैट में एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि ई कैट का जो टेस्ट है वो तो साल में एक मरतबा होता है, लेकिन ये जो हमारा नेट का टेस्ट है ये साल में 4 मरतबा होता है। ये बात आप याद रखें। तो उस सेंस में फ़र्दर अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आगे इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो HEC की तरफ से आपको पहले एक जो नेट IE का जो टेस्ट है वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उसमें अटैम्प्ट देते हैं, उसमें क्लैरिफाई करते हैं, तो ही फर्दर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो एक बात आप याद रखें कि अगर आपने ई कैट के अलावा किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तो आपके लिए नेट 1E का जो टेस्ट है उसको क्लैरिफाई करना आपके लिए लाजम है। तो ये तो बात होगी ना ये कि ये इसको देना क्यों ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि जो नेट का टेस्ट है इसका स्टैंड बाय क्या है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को जो इसकी जो बेसिक्स हैं उसका ही नहीं मालूम होता। तो जो नेट का जो स्टैंड बाय है, ये जो वर्ड है ये बना है हमारा 3 स्पेल से मिलकर। N से बनता है नेशनल, A से बनता है एप्टीट्यूड, और T से बनता है टेस्ट, यानी कि ये बनता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब बात कर लेते हैं कि जो नेट का टेस्ट है इसका सिलेबस क्या है, या इसके रूल्स क्या हैं, या आप ये कह लें कि इसका जो HEC ने ओवरऑल एक कोर्स क्राइटेरिया जो दिया है वो क्या है। तो अब देखिए कि जो नेट का टेस्ट है ये बेसिकली इसमें 4 पोर्शन है आपके। सबसे पहले आपका वर्बल एबिलिटी है, फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, फिर एनालिटिकल एबिलिटी है, और नंबर जो है 4th पे वो आपका सब्जेक्ट है। अब आप देखिए जो वर्बल एबिलिटी आपकी वो 20 मार्क्स की है, फिर एनालिटिकल एबिलिटी वो 20 मार्क्स की है, फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी वो 20 मार्क्स की है, फिर सब्जेक्ट बेस आपका है वो आपका 30 मार्क्स का है। लेकिन HEC ने क्या किया है कि जो आपकी कैटेगरी है जैसे वर्बल एबिलिटी है उसकी भी डिवाइडेशन उसने दी है, कि जैसे कि सपोज उसमें सेंटेंस मेकिंग है, फिर आपका जो है एनालॉजी है, फिर एंटोनियम है, सिनोनियम है, वो कितने मार्क्स के हैं उसकी भी डिवाइडेशन उसने दी है। तो आप स्क्रीन पर इंटरफेस नज़र आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि जो वर्बल एबिलिटी है उसका भी क्राइटेरिया दिया है। बेसिकली इसको क्राइटेरिया जो है देने का एक मकसद है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी है आपकी, वो देख लें, उसका जो आपका 20 मार्क्स है उसमें जो आपका बेसिक अर्थमेटिक है या अलजबरा है आपका, वो उसकी डिवाइडेशन उसने बताई है। फिर आपका एनालिटिकल एबिलिटी है वो भी 20 मार्क्स है, इसमें जो आपका सिनेरियो बेस्ड है वो आपका 12 नंबर का है, और जो आपका स्टेटमेंट बेस है वो आपकी जो है 8 नंबर की। आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। तो जो सब्जेक्ट बेस आपका है वो 30 मार्क्स का है। इसमें आपका जो फिज़िक्स है वो 30 मार्क्स की है, फिर आपकी जो केमिस्ट्री है वो 30 मार्क्स की है, फिर जो मैथ आपका है ये जो इन्होंने आपको 30 मार्क्स का बताया है, इसमें यानी कि जो आपका फिज़िक्स है वो 10 मार्क्स का आएगा, और जो केमिस्ट्री आपकी है वो 10 मार्क्स की होगी, और जो मैथ आपका है ये 10 मार्क्स का, सॉरी, यानी कि ये आपके जो है 30 मार्क्स जो हैं इस तरह से पूरे होते हैं। तो अगर इन टोटल को कैलकुलेट करें तो जो आपके टोटल मार्क्स हैं ओवरऑल, यानी कि टोटल मार्क्स जो आपके बनते हैं वो बनते हैं 90। और टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इसमें आपके पास 120 मिनट है, यानी 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। 2 घंटे के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने टोटल ये जो 90 MCQ है ये अटैम्प्ट करने हैं। और ये बात आप जेल में रखेंगे, जो आपका टेस्ट है वो MCQ बेस है, क्योंकि ये कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए कि अगर वो अटैम्प्ट आ रही है, या जो हमने नेट की अटैम्प्ट जो को देना है वो टेस्ट जो हमारा किस बेस पे है, स्टेटमेंट बेस पे है, MCQ बेस पे है, या किस बेस पे है। तो ये बात आप याद रखेंगे, जो आपका नेट का टेस्ट है वो आपका MCQ बेस्ड है। 2 घंटे का आपके पास टाइम है, 2 घंटे के अंदर आपने ये टेस्ट अटैम्प्ट करना है। 90 क्वेश्चन आपके, 90 क्वेश्चन को आपने अच्छे से अटैम्प्ट करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि अटैम्प्ट को देते वक्त किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब बात ये आप देखिए कि जब आपने अटैम्प्ट देनी है, कोशिश करें कि जो आपको पेपर मिला है उसको स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ें। ओवरऑल सारे पेपर को आप जो है 10 से 12 मिनट या 20 मिनट पहले आप पेपर को दें, फिर आप अपनी जो है एक बबल शीट की तरफ जाएँ। अक्सर कैंडिडेट क्या करते हैं कि स्टार्ट में बस जो आंसर उनको ठीक लगा, या जिनको लगता है कि ये आंसर मुझे कंफर्म यही है, ठीक है, तो वो उसको फ़ौरन जाके सर्कल कर लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं
तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे, एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है, तो वो आपके लिए एक ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप बजाय के बाद में पछताएं कि अगर आप जब दोबारा पेपर को रीचेक करते हैं एग्ज़ाम के दौरान, तो फिर आपको ख्याल आता है कि नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत अटैम्प्ट किया। तो उस सेंस में उस चीज़ से बचने के लिए, या वो जो काश अगर आपके माइंड में आता है कि काश मैं स्टार्टिंग में पहले इसको पढ़ लेता, तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि आपने अटैम्प्ट जब भी कोई देनी है, पहले स्टार्ट में आपने एक मतलब पूरे पेपर को 10 से 20 मिनट दे लेने हैं, फिर अटैम्प्ट करनी है। अक्सर कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो अगर 2 घंटे बाद आगे यानी अगर आपके पास टाइम है ना ये जो एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का, तो उन्होंने पहले 1 घंटा पूरे पेपर को दे के अच्छे से स्टडी करना है, और फिर जो एंड वाला घंटा है उसमें उन्होंने अटैम्प्ट करनी शुरू करनी है। तो ये बात आप याद रखें, ये एक बहुत अच्छी आप पहले टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए हैं कि आपने अपना जो है टेस्ट अटैम्प्ट देना है, पहले अच्छे तरीके से आप इसको पहले स्टडी करें, फिर अटैम्प्ट दें। और एक और बात, आज जब आप इसका जो है बबल शीट को जब आप सर्कल करें, उसका भी एक रूल है कि सर्कल आपका जो है वो दायरे के अंदर होना चाहिए। आपका मार्कर या पॉइंटर या पेन जो भी आप यूज़ करते हैं, सर्कल से बाहर ना जाए, क्योंकि वो बाहर जाएगा तो फिर आप जब आपका पेपर चेक होगा तो फिर उस टाइम उस पर एरर आ जाएगा, तो वो कंप्यूटर फिर आपका वो क्वेश्चन जो है वो रिजेक्ट कर देगा। कोशिश करें कि आप जिस भी पेन से फिल करें गोल सर्कल के अंदर फिल करें, उसके बाहर आपका लेटर ना जाए या ओवर ना हो। तो ये इस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो उसकी पासिंग जो डिवाइडेशन है वो कितनी है। पासिंग डिवाइडेशन इसकी 50% है, यानी कि 90 नंबरों में से 45 नंबर जो लेना ज़रूरी है, फिर ये HEC आपको पास करेगी। ये बात आप याद रखें। परसेंटेज की जब बात आती है तो आपने कोशिश करनी है कि 50% मार्क्स को अटैम्प्ट करना है, यानी कि आपने लेना है। 50% मार्क्स होंगे तो ही आपको दाखिला मिलेगा, या कहने कि HEC की तरफ से जो रिज़ल्ट कार्ड आपका इशू होगा। तो एक बात आपको एक और बता दूं, अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, उनको वो जो लग रहा होता है कि ये बुक जो टेस्ट की तैयारी हम कहीं से भी कर सकते हैं, वो उनकी बात ठीक है, लेकिन जो HEC ने आपको सिलेबस दिया है उसको देने का एक मकसद है कि आपने जो टेस्ट की तैयारी करनी है वो इसी के अंदर करनी है, इस सिलेबस से बाहर नहीं जाना। क्योंकि उसको देने का मकसद क्या है, अक्सर स्टूडेंट इस सिलेबस से हट के भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो अपनी सेल्फ स्टडी की तरफ चले जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी की तरफ आप तब जाएं जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि जब आपने अब जो है एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास या तो 2 वीक्स है या 3 वीक्स है, तो इस जो है टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने तैयारी करनी है। वो आपके पास 20 डेज़ हैं या 18 डेज़ हैं या 16 डेज़ है। तो कोशिश करें जो HEC ने सिलेबस आपको दिया है उसी के अंदर रह के आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि उसके अंदर रह के अगर तैयारी करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। आपके लिए तैयारी करना आसान है, आपके लिए वहाँ पे अटैम्प्ट देना आसान है, इसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी होगी। जो HEC ने सिलेबस दिया उसको फॉलो करें। और एक और बात, स्टूडेंट किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि अगर हम एक दफ़ा अटैम्प्ट दी है नेट की तो हम अगर फेल हो गए हैं, यानी कि उनके 45 मार्क्स नहीं आए, 50% उनकी नहीं आई, तो उनको लगता है कि शायद अगली अटैम्प्ट पे हमारा चांस नहीं है, या अगला जो हमारा अटैम्प्ट है वो हम कब दे सकते हैं। तो साल में ये 4 टेस्ट होते हैं, अगर एक टेस्ट में आप फेल होते हैं तो आप अगली अटैम्प्ट भी दे सकते हैं, उसमें अगर फेल होते हैं तो उससे अगले भी दे सकते हैं, अगर वो फेल होते हैं तो उससे अगले भी दे सकते हैं। तो अगर एक साल में 4 मरतबा ये टेस्ट होता है, अगर चारों में आपकी अटैम्प्ट या तो आप रह जाते हैं या किसी वजह से आप नहीं अपीयर हो पाते, तो अगले साल भी आपके पास 4 मौके हैं। तो लिहाजा इस बात से परेशानी होना कि अगर आप एक मरतबा फेल हो गए हैं तो आप फेल है, ऐसा नहीं है, या एक अटैम्प्ट आपकी मिस हो गई है तो आप दोबारा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। आप अटैम्प्ट दे सकते हैं, अगर एक में फेल हो गए हैं तो अगली अटैम्प्ट आप दे लें, अगर वो आपकी छूट गई है या रह गई है या उसमें दोबारा फेल हो गए तो आप 3rd अटैम्प्ट आप जो है दे लें, दोबारा दाखिला भेज लें, क्योंकि साल में 4 इसके टेस्ट होते हैं। तो लिहाजा इस बात से परेशानी होना, अगर आपको किसी भी वजह से कोई अटैम्प्ट रह जाए तो आप दोबारा भी इस जो है टेस्ट का एडमिशन भेज सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो जी तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो कोशिश करें कि जब आप अपना पेपर दें, जो मैंने आपको रूल्स या जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं, पेपर को अच्छे से फॉलो कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपका अटैम्प्ट देना आसान है, आपके लिए इजीली बन जाएगा। तो जी तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो कि नेट को लेके आफ्टर FSC जो स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग के हैं मैंने आपको दी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोशिश करें मेरी वीडियो उन स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करें जो तो नेट का टेस्ट देना चाहते हैं, या जिनको नेट का टेस्ट की तैयारी करनी है, या जो नेट के टेस्ट में अभी वो एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको हाउ नो नहीं है। तो मेरी वीडियो उसके साथ आप लाजमी शेयर करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।